सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डार्क मैथ में। बच्चों, हम कर रहे हैं पी बाई क्यू रेलवे की, जिसमें हमने कल देखा था सेट संख्या 1। आज हम देखेंगे सेट संख्या 2। तो बेटा बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखना है। क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं देरी न करते हुए। तो बेटा प्रश्न आपको उसी तरीके से दिखाई देंगे जैसे आपने पिछली वीडियो में देखे थे। तो प्रश्न संख्या बेटा पहली कुछ इस तरह से लिखी है, अभी पढ़ता हूँ। देखिए, 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आया था बेटा आरआरबी एनटीपीसी 2021। तो बेटा जब भी गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा दूं। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, बच्चों आपको कुछ करना नहीं, आपको जो नंबर लिखा है उसको लिखिए और इसको अभाज्य गुणनखंडों में बदल दीजिए। अभाज्य गुणनखंडों का मतलब है बेटा ऐसा नंबर जो और किसी से ना कटे, केवल सिर्फ अपने नंबर से कटे। बेटा एग्जाम में जल्दी करने के लिए आप ऐसे लिखिए इसको 42 और गुणा में बेटा 100। और 42 को बच्चों आप लिख सकते हो 6 गुणा 7। और बच्चों 100 को आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर गुणा 4। आप बताओ 6 को क्या लिख दोगे? 2 गुणा 3 और बच्चों ये 7, ये 5 का स्क्वायर और इसे बेटा 2 का स्क्वायर। बाकी आप वैसे काटोगे करने को टाइम लगेगा। अब जल्दी से जल्दी करना है तो एग्जाम में आपको टाइम बचाना है। यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है। तो मुझे बताइए इस तरह से 2 की पावर टोटल कितनी होगी? अब बोलेंगे 2 की पावर 3। मुझे बताओ बेटा 3 की पावर यहाँ कितनी है? तो आप बोलेंगे 3 की पावर है सर 1। बेटा 5 की पावर कितनी है हमारा? तो आप बोलेंगे 5 की पावर है सर 2। और 7 की पावर कितनी है बच्चों? 1। आपको निकालने हैं गुणनखंडों की कुल संख्या। अब गुणनखंडों की कुल संख्या निकालने के बेटा इसका जो अप्रोच होता है, इसका जो अप्रोच होता है वो बेटा कुछ इस प्रकार होता है। जो भी जैसे ये प्राइम नंबर लिखा है, ए भी प्राइम है, ए भी प्राइम है, तो इनकी जो पावर होती है उसमें एक जोड़ दो। 3 में एक जोड़ दो तो बेटा कितना हो जाएगा? 4। इसकी जो पावर उसमें एक जोड़ दो कितना हो जाएगा? 2। इसकी पावर लो उसमें एक जोड़ दो बेटा 3। इसकी पावर उसमें एक जोड़ दो 2। सबके बीच में लगा दो मल्टीप्लाई। तो जब बेटा मल्टीप्लाई करोगे आप तो 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और 24 दूनी 48 हो जाएगा। तो बेटा गुणनखंडों की कुल जो संख्या आएगी वो 48 आएगी। तो इस प्रकार बेटा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है बेटा ये बात आप समझ गए होंगे। तो बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? चलिए बेटा मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लूँ। अगला प्रश्न देखो सर। देखिए आपको अगला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पर कुछ इस तरह से लिखा है, मैं पढ़ता हूँ बेटा, ध्यान से सुनिए। रुपए 800 की राशि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 3 वर्ष के लिए ब्याज की दरें क्रम से 6%, 8% और 10% वार्षिक हैं। 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाली ब्याज की कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, मैं बेटा इसका सोल्यूशन देता हूँ आपको। मुझे बताइए राशि कितनी है बेटा? आप बोलेंगे सर राशि है 800 रुपये, इसको मूलधन कहते हैं। राशि कितनी है? 800। और टाइम कितना है? तो आप बोलेंगे 3 साल। पर 3 साल में है क्या कि हर साल की ब्याज की दर अलग अलग है। जैसे पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल। पहली साल ब्याज की दर है वो है 6%, दूसरी साल ब्याज की दर है वो है 8% और तीसरी साल ब्याज की दर है वो है 10% है। यानी कि पहली साल 6%, दूसरी साल 8%, तीसरी साल 10%। और इस प्रकार 3 साल के बाद प्राप्त होने वाली ब्याज ज्ञात करें। तो बेटा सिंपल सवाल है, देखो इसको डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ लिख दो SI। SI मतलब है साधारण ब्याज। अब मुझे बताइए तुम्हारे पास है 800 रुपये और मैं यहाँ टाइम है मेरे पास पहली साल। पहली साल अगर एक साल का 800 पर 6% निकालूंगा तो 8 6 48 रुपये ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि दोनों जीरो तो बेटा परसेंटेज से कट जाएगा। और जब मैं 800 का 8% निकालूंगा तो बेटा दूसरी साल मुझे 64 रुपये मिल जाएंगे। और जब तीसरी साल 800 का 10% निकालेंगे तो बेटा हमें 80 मिल जाएंगे। और ये जो मैं टोटल लिखा है वो तीनों साल का बेटा ब्याज हो जाएगा। और इस प्रकार से तुम काउंट करोगे तो आपका 8 4 12 हो जाएगा। और बेटा 8 4 12, 12 6 18 और 19 बेटा। तो बेटा इस प्रकार ब्याज की राशि आपको कितनी प्राप्त होगी? 192 रुपये प्राप्त होगी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बेटा सी करेक्ट है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया है तो बढ़ते बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए सर। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कुछ इस तरीके से है, मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष 9 माह में 732 हो जाती है, तो निवेश की गई राशि कितनी थी? थोड़ा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस प्रश्न को हम अपने एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे? अब मुझे बताइए रेट कितनी है, तो आप बोलेंगे 8%। जो टाइम कितना है, तो आप बोलेंगे 2 वर्ष और 9 माह। बेटा राशि हो कितनी जाती है, तो आप बोलेंगे राशि हो जाती है सर 732। उसी को बेटा अमाउंट कहते हैं। अमाउंट के लिए लिखते हैं तो 732। हमसे बेटा पी का मान पूछा है, किसका? पी मतलब प्रिंसिपल, यानी कि वो राशि क्या थी। तो बेटा जब भी हमें कभी राशि निकालनी है तो पी को आप 100 मान लिया करो। अगर आप पी को 100 मान लोगे तो आर और टी का गुणनफल हमेशा ब्याज आ जाता है। तो पहले तो आप इसको टाइम को सही से करिए। बेटा 2 वर्ष तो पूरा है, 9 माह को अगर बेटा वर्ष में बदलना है तो 9/12 आ जाए। 3 3 9 होगा, 312 होगा, तो 4 दूनी 8 और 8 8 बेटा 11, तो 11/4। अब ये वर्ष हो जाएगा। अब मूलधन को आप मान लो बेटा 100, ये आपने मूलधन मान लिया 100। ब्याज जो भी आएगा वो आर गुणा टी होता है, तो आर का मान बेटा 8 है और समय आपका 11/4 है, तो ब्याज आपको यहाँ से मिलेगा 22 रुपये। ब्याज अगर 22 रुपये मिलेगा तो बेटा इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो अमाउंट आ जाता है। तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा? 100 और 22, बेटा 122। अब जो जो डाटा दिया उसकी उससे तुलना कर दो, जो आपको निकालना है वो आपको निकल आएगा। तो बताइए आपको अमाउंट कितना लिया था? तो अमाउंट दिया था बेटा 732, और आपका अमाउंट यहाँ पर बेटा कितना आया? तो आप बोलेंगे 122। आपको बेटा निकालना क्या है सवाल में? निवेशित की राशि कितनी थी, तो आपने 100 मानी है, आपको बेटा 100 का। आप इस नंबर को बेटा काट दो, ये नंबर इसका 122 का अगर 6 टाइम करोगे तो बेटा आ जाएगा आपका 732, क्योंकि 6 दूनी 12 और बेटा 6 दूनी 12 13, 6 कम 6 और 1 7। तो बेटा राशि कितनी आ गई? 600 रुपये राशि थी बेटा। निवेश की गई राशि कितनी थी? 600 रुपये थी। आपको प्रश्न बेटा समझ आ गया होगा। बढ़ते बेटा नेक्स्ट प्रश्न देखो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बेटा देखिए, आपको अगला प्रश्न दिखाई देना बोलो और उसको भली बार पढ़िए, उसका आंसर देना होगा। किसी उपयोग किए गए फोन को 61-60 रुपए में बेचकर राजन को कुछ वर्ष पहले उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 44% कम राशि प्राप्त हुई। राजन को 5% लाभ लेने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए था? देखिए प्रश्न आरआरबी एयरपी 2018 में पूछा गया था। प्रश्न बढ़िया, देखिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व। अब बताइए इसने बेचा कितने में बेटा? अब बोलेंगे 6160 रुपये। तो बेटा तब बेचा है कि कोई चीज 100 रुपये की थी, कोई चीज 100 रुपये की थी बेटा, यानी सीपी 100 था, और बेटा 44% को इसको नुकसान हो गया। इसने बेचा कितने में होगा? 56 में। अब कहना चाह रहा है सवाल में कि अब उसे 5% का लाभ चाहिए। अगर 5% का लाभ चाहिए तो बेटा बेचेगा कितने में? 105। तो सवाल में कह रहा है पहले 44% की हानि हुई थी, तब उसने बेटा 61-60 में बेचा था। अगर 5% का लाभ कमाना है तो अब उसकी कीमत क्या होगी? तो सिंपल सवाल है, आप 61-60 की तुलना किससे करते हो? 56 से। और बेटा आपको 105 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा में लगा दो 105। इसको बेटा काट दो, इसको काट दो बेटा 7 से। 7 से काटोगे तो 7 8 56 हो जाएगा। 7 से काटिए, 7 8 56 बेटा, 7 8 56, और अब 8 से काटोगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8। आपका बचा बेटा 110 गुणा 105। 11 का गुणा करोगे तो 11 पंद्रह 55 हो जाएगा, और 11 एकम 11 और एक जीरो आ जाएगा। इसका मतलब बेटा जब उसे 5% का लाभ चाहिए तो इसका सही आंसर आ गया बेटा 1155 जीरो, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बेटा करेक्ट है। आपको बेटा एक प्रश्न समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलते बेटा अगले प्रश्न की तरफ, इसको साफ करते हैं। देखिए अगर आपको प्रश्न समझ आ रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए
कि ये सेशन कैसा चल रहा है। बेटा लगभग 1000 प्रश्न कराने आपको मुझे पेज में, ठीक है। चलिए देखिए बेटा प्रश्न आपको फिर से स्क्रीन पर दिखाई देगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले तो सही से पढ़ा करो। अब पहला कथन कह रहा है केवल 4 एक अंकी अभाज्य संख्या है। तो समझ बेटा इसका मतलब क्या है। केवल 4 एक अंकी संख्या, एक अंकी, बेटा केवल 4 एक अंकी अभाज्य संख्या। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक अंक की केवल 4 अभाज्य संख्या होती है। कौन कौन सी? 2, 3 और 5 और 7। इससे आगे जाओ तो बेटा 11 आएगा और इसमें कितने अंक आ जाएंगे? 2। तो 4 अंकी संख्या कितनी होती है? अभाज्य 4। इसका मतलब बेटा पहला जो दिया है कथन वो बेटा सही है। आपको समझ आ गया होगा। दूसरा देखना, दूसरा ये लिखा है अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्या होती है। तो ये बात भी बेटा सही है, अनेक अभाज्य संख्या होती है, अनेक अभाज्य संख्या होती है। तो बेटा ये कहीं खत्म नहीं होगा, ठीक है। तीसरा लिखा है एक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ये भी बात सही है। जैसे मान लो आप यहाँ से 3 उठा लो तो 3 के बेटा 2 ही होंगे, एक 1 और एक 3। बेटा ऊपर के तीनों ही कथन बेटा पूरी तरह से सही है। चौथा देखना, सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं। तो ये बात बेटा गलत है, क्योंकि ये जो 2 लिखी है ये एक समअभाज्य संख्या है, ठीक है। एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। तो इस प्रकार बेटा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा देखते हैं अगले क्वेश्चन को, इसको थोड़ा साफ करते हैं। क्वेश्चन अगर आपको समझ आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि सेशन कैसा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार से लिखा है यदि 5 अंकों की एक संख्या, बेटा संख्या लिखता हूं मैं यहाँ 6, 8, 8xy, इस तरह से संख्या बेटा 11 और 21 से विभाज्य है। तो 8x, बेटा तुम्हें ज्ञात क्या करना, मैं यहाँ लिखता हूँ। तो 8x माइनस 3y और प्लस xy का मान करता है। बेटा इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा ग्रुप डी 2022 में पूछा। देखिए एसएससी का क्वेश्चन बेटा ग्रुप डी 2022 में पूछा है। तो बेटा क्वेश्चन का कोई पता नहीं है कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा जाए। तो बेटा ये जो नंबर है वो बेटा 11 से भी कटता है और बेटा 21 से भी कटता है। बेटा 11 से भी कटता है और 21 से भी कटता है। और 11 से और 21 से कटने वाली संख्या का, अगर 11 से भी कट रहा है और 21 से भी कट रहा है तो वो संख्या बेटा आपकी 321 से भी कटेगी, 302 से 31 से भी कटेगी। क्योंकि इन दोनों का जो एलसीएम आ जाता है वो आएगा 231। यानी कि बेटा जो नंबर बेटा 11 से कटेगा और 21 से कटेगा तो वो नंबर बेटा 231 से भी कटेगा। तो एग्जाम में बेटा एक तरीका तो ये होता है कि 231 से इसके पास सबसे बड़ा नंबर मान लो, उसमें 231 का भाग दो, फिर लास्ट के आपको नंबर पता चल जाएंगे। या फिर ऐसे सोचिए आप, ये 231 लिखा है, अगर मैं इसके आगे बेटा ऐसे कर दूं, या मैं इस नंबर को अगर यहाँ से 2 नंबर चुका लूँ तो इस नंबर को मुझे इसके पास ले जाना है। तो मुझे बताओ बेटा इसमें किससे गुणा करूँ कि इसके पास पाना है? तो आप बोलेंगे सर एक काम करिए आप इसमें 3 से गुणा कर लो, और 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 9 और 3 दूनी 6। बेटा नंबर जो आएगा हमारा 693 आएगा, 693। और बेटा मैं इसके आगे अपनी मर्जी से 2 जीरो और लगा दूँ तो बेटा 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। पर बेटा ये संख्या तो इससे ऊपर निकलेगी ना। तो मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, मुझे संख्या इसी के पास लानी है। तो मैंने जब इसको 231 का 3 से गुणा किया तो नंबर आया 693। यानी कि जो संख्या बेटा 11 और 21 से कटेगी तो बेटा वो 693 से भी कट जाएगी, 231 से भी कट जाएगी, क्योंकि इसी का एक बेटा क्या है फैक्टर है, ये मल्टीपल है, ये बेटा इसका मल्टीपल है, तो बेटा ये इससे जरूर कट जाएगी। ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ जब ये नंबर बेटा इससे ऊपर निकल गया तो इसी का बेटा कोई मल्टीपल ऐसा ढूंढो कि इसमें से घटाएं और इसी के पास आ जाए। तो मुझे बताइए इसमें से बेटा अगर इसका एक गुना करें 231 घटाएं तब इसके पास आएगा नहीं। अगर 231 का 2 गुना कर दिया है तो बेटा क्या आएगा, 2 एकम 2 और 2 3 6 और 2 दूनी 4, 462 आ जाएगा, जो कि बेटा 11 और 21 से कटेगा वो नंबर, वो 462 से भी कटेगा। अगर बेटा इसको इसमें से माइनस कर दें और ये वाले नंबर अगर समान आते हैं तो लास्ट के नंबर की तुलना हम यहाँ कर सकते हैं। एक बार घटा के देखिए 462, बेटा यहाँ घटाओगे तो 8 बचेगा, यहाँ बेटा आपका 3 बचेगा और यहाँ बेटा आपका 8 बचेगा और यहाँ बेटा 8 बचेगा और यहाँ बेटा 6 बचेगा। अब बेटा ध्यान से देखिए, बेटा मैंने इस सवाल को इसमें बदल दिया। शुरू के बेटा दोनों अंक सेम खा रहे होंगे, 1 2 3 6 8 8 और लास्ट के नंबर है बेटा एक्स और वाई। तो मैं कह सकता हूँ बेटा एक्स का मान कितना होगा 3, वाई का मान क्या होगा बेटा 8। यहाँ रख दूंगा एक्स का मान 3 और वाई का मान। अगर आपको ये वाला मेथड समझ में आए तो बेटा कमेंट करना, मैं आपको दूसरा मेथड बता दूंगा उसको करने को। अगर एग्जाम में करने के लिए बेटा ये बेस्ट मेथड है। बेटा एक्स और वाई मान रखो और इसका ऑप्शन डालें 8 गुणा 3 माइनस 3 गुणा 8
और प्लस बेटा 3 गुणा 8। इसको आपको सॉल्व करना है बेटा। इसको क्या सॉल्व करो तो 8 गुणा 3 प्लस का ये माइनस का, तो ये तो कट गया और ये बचा क्या 8×3 = 24। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, प्रश्न अगर आपको समझ में आएगा तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए भाई देखते हैं अगला प्रश्न, इसको थोड़ा सा करते हैं। अगर ये प्रश्न ना समझ आया हो, वैसे आपको समझ आया होगा, ये अप्रोच बढ़िया है। अगर नहीं आया तो बेटा कमेंट पर बताएं। ठीक है, चलिए वीडियो बना लेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। बेटा लोग तो छोटे छोटे प्रश्न कराने लगे हुए बेटा, छोटे छोटे प्रश्न तो सब बना लेंगे। एग्जाम में बेटा इन्हीं प्रश्नों की वजह से अटक जाएगा, इसलिए इन प्रश्नों बेटा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए बेटा एक बार फिर से प्रश्न बोर्ड पर दिखाई देगा। दिए गए समीकरण में x और y का उच्चतम मान क्या होगा। समीकरण कुछ इस प्रकार से 9x 7 प्लस 8y/z प्लस 7z1 यहाँ एक लिखा था और इसके बराबर दिया है 25 26। हमें x और y का बेटा अधिकतम मान बताना है, x और z का। हमें x निकालना है और z का, x निकालना होगा z। देखिए बेटा पहला नंबर मैच कर लो। पहला नंबर यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर बेटा 7 है। 7 और 1 8 हो गया। तो बेटा इसको मुझे क्या लेना होगा, इसको 8 लिखना है। तो देखो 7 और 8 15, 15 और 1 16। तो 16 से बेटा 6 मैच कर लिया। अब ये वाला नंबर देखिए अगले बेटा, ये क्या है x, ये क्या है y और ये क्या है z। तो आप कह सकते हैं x प्लस y और प्लस z। और बेटा यहाँ पर एक हासिल हो रहा था 7 और 1 8 और 1, तो बेटा 16 हुआ था, 16 का 6 आ गया, एक हासिल हो रहा था, वो हासिल बेटा इधर जुड़ेगा इधर। और यहाँ लिखा बेटा 12। अगर इससे यहाँ दाही ले लें, यहाँ ये 2 लिखा है, अगर यहाँ से दाही ले लें तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर बेटा हो जाएगा 12। मुझे बताइए बेटा जेड का मान आप निकाल चुके हैं, जेड का मान क्या आएगा 8। और जेड का मान तुम्हें जैसे ही 8 मिलेगा, देखो इससे बड़ा नंबर तो मिलेगा नहीं, जेड का 8 आ गया। अब 8 आ गया तो इस तरह से तुम चेक कर सकते हो, जेड का मान ऑप्शन नंबर ए में 8 है और ऑप्शन नंबर डी में 8 है, और ऑप्शन बी और सी बेटा गलत हो जाएंगे। अब तुम बताओ जेड का मान यहाँ 8 रख दो, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 को उधर पहुंचा दो तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सवाल में कह रहा है हमें x और y के जो मान लेने हैं, x और z के जो मान लेने हैं वो बेटा अधिकतम होने चाहिए। तो बेटा z तो अधिकतम आ चुका है, अब बात रहेगी हमारी x की। बताओ यहाँ पर x को अधिकतम लेना है और इन दोनों का सम 3 आ रहा है। मतलब y को कम से कम क्या ले सकते हैं, y को कम से कम बेटा ले लो 0 और x को ले लो 3। x का मान 3 मिल जाएगा, y की तो जरूरत है ही नहीं, तो x कितना आ गया 3। बेटा देखिए ध्यान से, इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है बेटा, प्रश्न बढ़िया था, ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया था 2021 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न आपको बेटा समझ आ गया होगा, ये बढ़िया प्रश्न था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए बेटा, सरल प्रश्नों के चक्कर मत रहिए, एग्जाम में बेटा यही दिक्कत हो जाएगी। अगर सरल तो बनी जाती है सफर, कट ऑफ किससे बनती है, थोड़े क्वेश्चन का लेवल में अच्छा होता है। ये बेटा प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 2,4 -3, -1 और 5,3 दिए हुए। ये बेटा रेलवे में कभी कभी ऐसा आ जाता है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो आपने 9th में 10th में सही से पढ़ा होगा। तो बेटा इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है और ये आया है ELP में 2018। तो बेटा इसको करने का मैं एक तुम्हें स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ, उसी तरीके से आप अपने पेपर में करके आओगे। पहले शीर्ष लिख लो, शीर्ष ध्यान देना बेटा कैसे ज्ञात करेंगे इसे। तो शीर्ष दिए 2,4, बेटा -3, -1 और 5,3। बेटा हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो जब बेटा हम एकेडमिक लेवल में पढ़ते थे तो हमें वहाँ फॉर्मूला पढ़ाया जाता था कि 1/2 x1 y2 - y3। तो बेटा उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, आपको जल्दी से एग्जाम में खत्म करना है। बेटा मैं आपको समझाता हूँ, आप इन 3 शीर्षों में से किसी एक शीर्ष को अपनी मर्जी से 0 बना दो। इन 3 शीर्षों में से किसी एक शीर्ष को अपनी मर्जी से 0 बना दो। मान लो बेटा मैं इसको 0 बनाना चाहता हूँ, अगर इसको 0 बनाएंगे तो बेटा यहाँ 2 कम करना होगा और यहाँ बेटा 4 कम करना होगा। जैसे ही कम करेंगे तो 0,0 आ जाएगा, ये वाला शीर्ष क्या आ जाएगा 0,0। जो काम बेटा आपने यहाँ किया है वही काम आप इधर कर दो, -2 और -4। बेटा यहाँ दोनों माइनस माइनस के, तो ये होगा -5 और ये होगा -का। अगली बार बेटा यहाँ पर आ जाओ, जो काम यहाँ किया है, जो इसमें क्या सभी में करना है वो, तो -2 और -4। बेटा 5 में से 2 जाएंगे तो 3 और -4 में से 3 जाएंगे तो -9। आपको ये बात आ गई होगी समझ, ठीक है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना बेटा, अब ऐसा करिए, आपको देखो यहाँ से 2 दूर का गुणा कर लो और उन्हें घटा दो, या फिर तुम ऐसा करिए 5 -का -5। पहला शीर्ष लिख दो पहले पूरा, और दूसरा शीर्ष बेटा इसके नीचे लिख दो 3, -1। यहाँ बेटा इस तरह से कुछ बाहर लगा देना 1/2,
क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है तो 1/2 आधार बड़ा ऊंचाई होती है। बेटा इसका बड़ा करो, 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 तिया 15, यहाँ माइनस आता है पहले से, 5 तिया 15, यहाँ फिर से आ रहा है माइनस, बेटा ये प्लस हो जाएगा 15, और यहाँ बेटा लगाते हैं 1/2, 15 और 5 बेटा आपको हो जाएगा 20, और 20 में किससे भाग दोगे, 2 से, तो आपका आंसर बनेगा 10 वर्ग इकाई। क्या बनेगा बेटा, 10 वर्ग। तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बेटा वीडियो को दोबारा से देखना, मैं एक और प्रश्न करा दे रहा हूँ ऐसा ही, आपको पहले समझ आ गया होगा इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा देखते हैं इसी टाइप का एक और प्रश्न, अगर नहीं समझ आया तो उस प्रश्न से बेटा क्लियर हो जाएगा। ये प्रश्न ELP में आया था, और अगला प्रश्न देखिए बेटा। बेटा रेलवे में बेटा ये प्रश्न पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न बेटा इसी प्रकार से है, देखो प्रश्न कैसे दिखाई दे रहा है, बिंदु 1,0 माइनस 1,0 0,1 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बेटा फिर से लिखिए 1,0 और बेटा माइनस 1,0 बेटा 0, इससे बेटा एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो। तो मैंने बताया वही करिए बेटा, इनमें से किसी एक को आप 0 बना दो। मेरा बेटा यहाँ पर -1 करना होगा, वो पहले से 0 तो उससे मत छेड़ना, वो तो 0 ही रहेगा, और इधर ये 0 आ जाएगा। तो बेटा इसको 0 ही मान लो, 1 को -1 करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 को 0 से घटाएंगे तो 0 आएगा। एक का बेटा यहाँ कर दो, -1 और 0, माइनस माइनस का जुड़ता है तो माइनस का 2, 0, जो कम यहाँ गया वो यहाँ कर दो, -1, 0, -1, -1 आ जाएगा, -1, आ जाएगा। आप वही अप्रोच लगाइए, पहले ये वाले बिंदु रख दो 2, 0, ये वाले नीचे लगा दो -1, 1, इस तरह से बेटा, और यहाँ 1/2 लगा दो। बेटा यहाँ गुणा करेंगे जी, तो 2 एकम 2 आएगा, मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का आएगा, और इसका इसमें करोगे तो बेटा ये 0 हो जाएगा। तो बताओ इसके बाहर क्या है, 1/2। अब बेटा इस 0 से तो कोई मतलब नहीं है, तो 2 एकम 2, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 1 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। मुझे लगता है बेटा अभी त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न आएगा, बना लेंगे गारंटी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, चलिए चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मुझे लगता है त्रिभुज वाले क्वेश्चन ये तुम्हें समझ आ गए हैं। ठीक है, मैं एक और प्रश्न लेता हूँ बेटा, त्रिभुज का ही है। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, कि बिंदु 1,1, 1,2 और -4, -3 और 4,1 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो बेटा मैं इस सवाल को कराता नहीं हूँ, इस सवाल को बेटा आपको खुद ही करना है, और कमेंट करके बताइए इसका बेटा आंसर क्या है। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, आपको कमेंट करके ये बताना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो बेटा पसंद आ रही है, वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपका कंटेंट कैसा है। थैंक यू बच्चे।